सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप की, जो कहां पे हुई? ओमान देश के सलालाह में। और अभी इसको जीत लिया है भारत ने। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। भारत ने चौथी बार ये चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले भारत ने 2004, 2008 और 2015 में ये चैंपियनशिप जीती थी। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो कि उड़ीसा में हुई थी, उसको उत्तर प्रदेश ने जीता था उड़ीसा को हरा करके। अभी AHF एथलीट एम्बेसडर कौन बनी थी? सलीमा टेटे बनी थी, हॉकी प्लेयर है। और अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में सविता पूनिया को। वैसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में है, बिरसा मुंडा स्टेडियम उसका नाम है, जहाँ पे अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि इसका 15वां संस्करण था। उसको जीता जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके। आपको याद है अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी लेह में, उसको ITBP ने जीता लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन उनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा, यूं बताओ अबे रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किनके नाम पे कर दिया गया? तो रानी रामपाल के नाम पे। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने मोहम्मद तैयब इकराम। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। इन सब का संबंध हॉकी खेल से है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रेजर पे। जिस तरह से फोन पे गूगल पे होता है ना, उसी तरह से ये है रेजर पे। और ये एक फिनटेक यूनिकॉर्न है और अभी इसी ने टर्बो UPI को लॉन्च किया है। आपको ये तो पता है UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसकी मदद से या इसके थ्रू आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हो। और टर्बो का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, टर्बो कार, टर्बो इंजन। टर्बो लगाते ही हमें पता चलता है कि उसकी स्पीड तेज हो गई है। टर्बो कार, टर्बो इंजन मतलब बहुत फास्ट हो गया है। टर्बो से यही समझते हैं, तो इसका मतलब यही हो गया टर्बो UPI। ये UPI भुगतान को तेज कर देगा। जो UPI भुगतान आप कर रहे हो वो तेजी से होगा। तो अभी रेजर पे ने इसे NPCI और एक्सिस बैंक के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेजर पे की स्थापना होती है 2014 में। हमने कहा ये एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब समझिए, ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। सिंपल सी बात है। वैसे यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पे आया था? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका चाइना के बाद तीसरे स्थान पे। अच्छा, आपको पता है अभी एक्सिस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? माइक्रो पे। ये भी याद रखना, अच्छा प्रश्न है। चलो यूं बताओ अभी UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना? HDFC। और पूछे कि UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन सा बना था? तो आंसर यही होगा रेजर पे। और रिलायंस जियो ये UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना था। और UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक ये पेटीएम पेमेंट बैंक बना। और भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश ये नेपाल है। और किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा शुरू की गई? तो आंसर होगा फोन पे। चलो यूं बताओ भारत के UPI ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर के रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया था? तो आंसर होगा सिंगापुर के साथ। और अगर आपसे पूछे कि NPCI ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा ओमान में भारतीयों के लिए शुरू की थी? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए
अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स ये कौन सा बन गया है? नागपुर। तो एम्स नागपुर ये अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया है। इंग्लिश में बोलोगे इसको तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। अच्छा, नागपुर की बात हुई है, नागपुर से काफी सारे प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे कि सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये बना नागपुर में, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर हो गई। नितिन गडकरी जी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, इन्होंने भारत की पहली प्राइवेट LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन ये नागपुर में किया था। उसके अलावा दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। वैसे राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको नागपुर में मिलेगा। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि हुआ था 1920 में, उसके अध्यक्ष कौन थे जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो आंसर होगा विजय राघवाचार्य। तो नागपुर से ये सारे प्रश्न बनेंगे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता? तो RINL ने। RINL ये एक नवरत्न कंपनी है और अभी इसी ने ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 को जीता है। इसने ये अवार्ड कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए, सुरक्षा उत्कृष्टता यानी कि सेफ्टी एक्सीलेंस के लिए जीता है। RINL इसको बोलते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इससे वाइजेक स्टील के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, स्थापना होती 1982 में और इसके CMD हैं अतुल भट्ट। वैसे आपको पता है अभी टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो चुकी है? 13 हो चुकी है। 13वीं बनी थी RVNL और महारत्न कंपनी ये 12 है, 12वीं थी REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसे मिला था? तो PGCIL को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। और यहीं पे ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला था चेन्नई मेट्रो को कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में। याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से किसने अपनी सदस्यता को समाप्त कर लिया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको इंग्लिश में बोलेंगे CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने अमेरिका के नेतृत्व वाले, अमेरिका के लीडरशिप वाले एक समुद्री गठबंधन जिसे कहते हैं CMF यानी कि संयुक्त समुद्री सेना, इससे अपने आप को अलग कर लिया है। CMF की स्थापना वैसे होती है 2002 में, जिसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। और इसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका। क्या इसमें भारत शामिल है? नहीं, भारत शामिल नहीं है। पर 2022 में भारत ने घोषणा की थी कि वह एक सहयोगी भागीदार के रूप में इसमें शामिल होगा। वैसे इसके सदस्य देशों की बात करोगे तो 34 हैं, पर अब 33 हो गए क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात इससे बाहर हो गया है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अभी अरब लीग में कौन सा देश फिर से शामिल हुआ था, तो आंसर करना सीरिया। सीरिया ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना था और अभी सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसमें भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। वैसे बात तो यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो इसकी कैपिटल होती है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हुआ, बर्राकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं उसको। और अभी मशीन कैन सी 2023 समिट ये हुआ दुबई में। और अभी दुबई की अमीरात एयरलाइन ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट को लॉन्च किया था। इस रोबोट का नाम है सारा। और यूनाइटेड अरब अमीरात में शारजा क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय ये कहाँ पे खुला? अबू धाबी में। अभी डेजर्ट फ्लैग नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था यूनाइटेड अरब अमीरात ने, उसमें भारत ने हिस्सा लिया था। और होप मिशन
मंगल के लिए है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात का है और यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी राशिद रोवर भी लॉन्च किया था चांद के लिए। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा एतिहाद एयरवेज। तो एतिहाद एयरवेज ये यूनाइटेड अरब अमीरात की एयरलाइन है और अभी इसको एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में लगातार दूसरे साल 2023 की पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है। और किसने दिया ये पुरस्कार? तो एयरलाइन रेटिंग.com ने। और इसमें शीर्ष एयरलाइन का अवार्ड मिला है न्यूजीलैंड एयरलाइन को, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसमें भारत के प्रतिनिधि कौन बने? अंशुमाली रस्तोगी। और भारत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? 2027। और अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की थी। उसमें टॉप पे अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमेरिका का। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसमें 9वें स्थान पे था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये कर्नाटक में है। वैसे गोवा का जो मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे रख दिया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। और अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। जबकि प्रधानमंत्री जी ने ही झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अच्छा, यूं बताओ, सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इनके पास एक और मंत्रालय है, स्टील मंत्रालय, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में UEFA यूरोपा लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सेविला। तो UEFA यूरोपा लीग ये फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है जो हर साल यूरोप में आयोजित की जाती है और अभी इसे जीत लिया है स्पेन के फुटबॉल क्लब सेविला ने। किसे हरा करके? इटली के क्लब एस रोमा को हरा करके। सेविला ने 7वीं बार ये खिताब जीता है। तो UEFA यूरोपा लीग ये पुरुषों का फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। अभी 2023 वाला कहाँ पे हुआ? हंगरी के बुडापेस्ट में। अच्छा, हंगरी के बुडापेस्ट से आपको कुछ याद आ रहा है? 2024 में जो शतरंज टूर्नामेंट होगा वो हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। 2026 वाला उज्बेकिस्तान में होगा और अभी 2022 वाला पहली बार भारत में हुआ था चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था थम्बी, उसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। तो याद आया? इस तरह से आप चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे ना, तो जब भी आप उससे संबंधित कोई टर्म या कोई शब्द सुनोगे या देखोगे तो आपको चीज़ें याद आएगी, यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, और इससे आप चीज़ों को फटाफट से रिवाइज कर पाओगे। जैसे देखो, एक और प्रश्न आपको यहां से याद आएगा। UEFA के अध्यक्ष अभी बने थे अलेक्जेंडर सेफरिन उनका नाम है। वैसे अभी ला लीगा खिताब किसने जीता था? बार्सिलोना ने। अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था लियोनल मेसी को। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड ये अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम ने जीता था। क्योंकि अभी आपको पता है जो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, जिसका शुभंकर था लाइब, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और इस साल जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप होगा उसकी मेजबानी करेगा भुवनेश्वर। और 2023 में जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हैं वो अर्जेंटीना में होंगे। जबकि 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप है वो 2 देशों में होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और उसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है तजूनी, जो कि एक पेंगुइन है। अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी सऊदी अरब में हुई थी, इसका फाइनल, उसको कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। चलो फीफा की बात करते हैं। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 6वीं शारजा मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अर्जुन एरिगेसी ने।
तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शारजा मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 की। इस बार ये इसका 6वां संस्करण था। कहाँ हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। किसने जीता? भारत के अर्जुन एरिगेसी ने। किसे हराया या उपविजेता कौन है इसमें? उज्बेकिस्तान के नौदरबैग। शतरंज से याद आएगा हमारे पहले ग्रैंड मास्टर, क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और इन्होंने पहली बार यानी कि 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। इसमें पुरस्कार राशि अब 25 लाख रुपए दी जाती है। और अभी 2022 का ये मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? अचंता शरत कमल को। टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। और शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। उसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे विश्वनाथ आनंद। फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। वर्ल्ड चेस डे कब होता है? 20 जुलाई को होता है। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। अच्छा, हमारे अभी 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? वी प्रणीत बने थे। ये तेलंगाना से हैं। तो पॉइंट्स ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी भारतीय ब्रांडों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा टीसीएस। तो अभी भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची जारी की गई है। और किसने जारी किया? एक प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी है इंटर ब्रांड, उसने। तो इसमें पहले स्थान पे टीसीएस हो गया, दूसरे स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये ध्यान रखना आप, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया ने पहला कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया? नूरी रॉकेट से। याद रखना, ये नूरी रॉकेट है साउथ कोरिया का। एक नूर रॉकेट भी है, वो ईरान का है। बात यहाँ पे साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और नए प्रेसिडेंट बने थे यूंग सुक येओल नाम है। अभी आपको बताएं, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ये साउथ कोरिया में हुई थी। इसमें भारत ने 3 सिल्वर जीते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित करेगा? और नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने कहा कि वो 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाएगा, बुसान शहर के तट पर। वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। अच्छा, अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, अभी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया? 1 जून को। फिर पूछा, अभी महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया? अहमदनगर। फिर पूछा कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? अजय यादव। फिर पूछा, यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? अश्विनी कुमार। फिर अगला प्रश्न पूछा कि यस बैंक की नई टैगलाइन क्या है? मेक लाइफ रिच, लाइफ को बनाओ रिच। फिर पूछा, एक बुक आई है एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? चंद्रमूर्ति कोंदू भाटला। फिर पूछा था, अभी किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दामोदर मावजो को। फिर पूछा, अभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? अंशुमाली रस्तोगी को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर। और फिर आखिरी प्रश्न पूछा था कि जून 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ये ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन इनका कहाँ पे हुआ? तो मेघालय में। और गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप होता है, तो वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज़ मैंने बना दिया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। कहाँ मिलेगा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन? तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि एमपीसी के द्वारा सौरमंडल में स्थित ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई। किसके आसपास? जुपिटर, बृहस्पति। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।